हाय एवरीबॉडी। तो आज मैं आपको आपका फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स करवाने वाली हूँ, 9th स्टैंडर्ड, दैट इज चैप्टर 8 मोशन। सो मैं चाहती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से इसको समझें और मैं वन बाय वन आपको हर चीज़ बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि मोशन एग्जैक्टली होता क्या है। व्हाट इज मोशन? So here's a definition: the phenomena of change of position of an object with respect to time. Here यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज करे हैं, चेंज ऑफ पोजीशन। सिंपल, अब मोशन में आज आप देखते हो, आप अपने सराउंडिंग में देखो, आपको हर चीज मोशन में दिखेगी। मोस्टली एवरीथिंग इज इन अ मोशन अराउंड अस। ठीक है, जैसे कि आप देख लो, कार मूविंग ऑन द रोड, रोटेटिंग ब्लेड्स ऑफ फैन, बर्ड फ्लाई, फिश स्विम एक्सेट्रा, सब कुछ क्या है? मोशन में है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपका क्या हो जाता है कि ये है मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट हमारे पास एक और डेफिनेशन राइज होती है, एक तो होगी टाइम के रिस्पेक्ट में, चेंज ऑफ पोजिशन हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट का। एक जगह से सपोज करो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अब वो यहां से यहां गया है, यहाँ पे था पहले वो, अब वो यहाँ पहुंच गया है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ टाइम भी तो लग गई होगा उसको यहाँ पे पहुंचने के लिए, यहां से यहाँ पे पहुंचने के लिए। इसको कहते हैं कि मोशन हुई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सेकेंड हमारी डेफिनेशन आ जाती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंगली, एक तो हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक होता है ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंगली। मोशन ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंगली भी ही डिपेंड करती है। एक टाइम पे किसी के लिए वो चीज रेस्ट पे है तो किसी के लिए वो चीज मोशन पे है। आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो ध्यान से देखिए, जैसे ये देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम है, ये एक लड़का खड़ा है, ठीक है, बाहर, ठीक है, और ये रोड पे एक गाड़ी जा रही है, गाड़ी में दो बंदे बैठे हुए हैं। इस लड़के के अकॉर्डिंगली जो गाड़ी में दो बंदे बैठे हैं वो है मोशन में। क्यों है मोशन में? ऑब्वियसली ये कार मूव कर रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना, तो ये मोशन शो कर रही है। तो इनके, इस लड़के के लिए ये गाड़ी में जो बंदे बैठे हैं ये क्या है? मोशन में है। बट अगर ये दोनों लड़के आपस में देखते हैं तो इनके अकॉर्डिंग ये दोनों रेस्ट में है, बिकॉज इनके अंदर तो कोई मूवमेंट शो नहीं हो रही, ये कोई भी मोशन शो नहीं कर रहे। वो वहां पे बैठा है, वो वहां पे बैठा है, तो यहाँ पे कोई मोशन नहीं। तो ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड है कि वो कैसे किस चीज को देख रहा है। इसके अकॉर्डिंगली मोशन में है, बट एट द सेम टाइम इन दोनों के अकॉर्डिंगली वो दोनों कहाँ पे है? रेस्ट पे है। क्लियर है? मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप देखो कि आप ट्रेन पे जा रहे हो, सपोज करो, तो वो ट्रेन में एक पैसेंजर बाहर खड़ा है, दो पैसेंजर अंदर बैठे हुए हैं। ट्रेन स्टेशन पे आई, वो मूव कर गई। अब जो बंदा बाहर खड़ा है उसके अकॉर्डिंगली जो अंदर बैठे लोग हैं वो क्या है? मोशन में है। वो क्या है? मोशन, क्योंकि वो अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बट ऑन द सेम टाइम जब वो गाड़ी वाले बंदे एक दूसरे को देखते हैं, खुद को देखते हैं, उनके अकॉर्डिंगली तो वो रेस्ट पे है। समझ लग रही है ना आपको ये बात, कि उनके अकॉर्डिंगली वो क्या है? रेस्ट पे है। वो उनको तो, वो तो नहीं कोई मूवमेंट शो कर रहे, वो तो नहीं कोई मोशन, वो जहां पे बैठे हैं वैसे के वैसे ही उनके अकॉर्डिंगली ये है। बट अगर वो बाहर वाला लड़का देख रहा है तो उनके अकॉर्डिंगली वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं फ्रॉम वन पोजीशन टू द अनदर पोजीशन, दैट इज मोशन। सो मोशन में इतना कुछ डिटेल में नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए मोशन क्या होती है। दैट इज अ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है रेस्ट की, कि रेस्ट क्या होता है। एक तो होगी मोशन, मोशन होती है मूवमेंट, तो रेस्ट क्या हो गई कि किसी जगह की कोई मूवमेंट शो नहीं होनी, कोई मोशन शो नहीं होनी किसी इंसान की या किसी ऑब्जेक्ट की। ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट does not change its position with respect to the observer। सेम अभी वहीं पे, यहाँ पे भी हम वही चीज कर सकते हैं कि इन दोनों के अकॉर्डिंगली ये दोनों कहाँ पे है? रेस्ट पे है। अब ये भी ऑब्जर्वर है, ये भी ऑब्जर्वर, ये दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इनके अकॉर्डिंगली ये दोनों कहाँ पे हैं? रेस्ट पे हैं। दोनों कहाँ पे हैं? रेस्ट पे। तो रेस्ट की डेफिनेशन हमारी ये हो जाती है कि जिसमें डजंट चेंज इन पोजीशन, डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, एग्जाम्पल आगे, चेयर लेइंग ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे पड़ी है चेयर, लाइक देयर इज नो मूवमेंट इन द चेयर। ए बुक केप्ट ऑन अ टेबल एक्सेट्रा, दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट। उसके बाद एक नोट है, ये आप पढ़ लीजिए, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट और मोशन को हम रिलेटिव टर्म्स क्यों कहते हैं? रिलेटिव टर्म्स क्या होता है? जब किसी चीज का हमें बताना हो जिसमें हमें रिक्वायरमेंट हो किसी ऑब्जर्वर की। अब रेस्ट और मोशन है, विदाउट ऑब्जर्वर तो इनका कोई वजूद नहीं है, इनका कोई भी मतलब, ये दोनों
मतलब मीनिंगलेस है, कुछ इनका इंपॉर्टेंस नहीं है। ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंगली मोशन भी चेंज होती है, रेस्ट भी चेंज होती है। वही जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई कि एक टाइम पे एक इंसान के लिए वो रेस्ट पे है तो दूसरे इंसान के लिए वो मोशन में थे, जैसे मैंने ये आपको डायग्राम समझाई थी। सो it is meaningless to talk of a body at rest or in motion unless the observer is specified. Clear? दिस इज ऑल अबाउट योर मोशन एंड रेस्ट। तो अभी तो आपको मोशन और रेस्ट का समझ लग गया है, बट यहाँ पे मैंने आपको ये मोशंस बताई हैं जो आप देख सकते हो, बट कुछ मोशंस ऐसे भी हैं जिनको आप देख नहीं सकते, जस्ट उनको फील कर सकते हो। जैसे कि विंड ब्लो कर रही है, आप कभी विंड को देख नहीं सकते, आप कैसे दिखाते हो कि विंड ब्लो हो रही है, जहाँ हवा चल रही है आप देखते हो कि लीव्स मूव कर रहे हैं, है ना। सो आपको लगता है कि आप कहते हो कि हवा चल रही है बाहर। वैसे ही अर्थ रोटेट कर रही है, हमें पता है अर्थ रोटेट करती है, बट हम देख तो नहीं रहे। सो ये कुछ इमोशंस होते हैं जो इन्फर्ड होती है, जिनको हम सीन नहीं कर सकते, ठीक है। सो अब हमारा हो गया ये मोशन और रेस्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। अब रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन समझिएगा। To describe the position of an object, we required a reference point called origin. कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं। सो अब रेफरेंस पॉइंट आ जाए, ओरिजिन आ जाए, दोनों सेम है, ठीक है। सपोज करो, अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, देखो। आपका स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ में है। आपका स्कूल, आप कहते हो कि मेरा स्कूल है रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ में। सो हियर रेलवे स्टेशन जो है वो क्या हो जाता है, रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि आपने रेलवे स्टेशन को रेफरेंस लेके बताया कि मेरा स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। तो आपका रेलवे स्टेशन क्या हो जाता है, रेफरेंस पॉइंट। सो हियर रेलवे स्टेशन इज अ रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। तो रेलवे स्टेशन क्या होगा, हमारा रेफरेंस पॉइंट। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। जैसे देखिएगा, आपके घर सपोज करो कोई गेस्ट आए हैं, उनको आपका घर का एड्रेस नहीं पता, वो आपके मतलब बटाला आ चुके हैं, बट उनको आपका एड्रेस नहीं पता। सो करिएगा, आपके घर पे किसी ने आना है, फर्स्ट टाइम कोई अंकल आ रहे हैं आपके घर में, ABCD कोई अंकल ले लो, बट उनको आपके घर का एड्रेस नहीं पता। तो आपको उन्होंने आपको बोला है कि मैं ना यहाँ पे बस स्टैंड आ चुका हूँ, तो आप मुझे बता दो कि कैसे आपके घर आना है। तो आप उनको क्या बोलोगे कि आप 2 किलोमीटर आ जाइएगा, जहाँ 3 किलोमीटर आ जाए, ऐसे बोलोगे? नो, आप उनको एक रेफरेंस बताओगे कि आप यहाँ से 2 किलोमीटर आ जाइए, यहाँ से 3 किलोमीटर आ जाइए। अब आप अंकल को बोलोगे कि अंकल आप ना वो बस स्टैंड से ना 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ आ जाइएगा। तो ऐसे वो आपके घर पहुंच जाएंगे। तो क्या हो गया, जो आपने बस स्टैंड था वो उनको क्या बता दिया कि वो उनका क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। बस स्टैंड क्या है, उनका रेफरेंस पॉइंट है। सो आपने एक चीज नोटिस की, हमने अंकल को एक तो एक रेफरेंस पॉइंट बताया, उसके साथ ही हमने अंकल को क्या बताया कि नॉर्थ की तरफ 2 किलोमीटर आइए, या साउथ की तरफ 2 किलोमीटर। उनको एक हमने डायरेक्शन भी बताई है। बात समझ आ रही है ना, कि डायरेक्शन भी बताई है। सो किसी भी इंसान की पोजीशन जानने के लिए, पोजीशन क्या होती है अब हम देखते हैं। इफ यू वांट टू टेल द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर 2 थिंग्स, दैट इज रेफरेंस पॉइंट एंड डायरेक्शन। हमें किसी भी इंसान की पोजीशन जानने के लिए 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। वो होती है एक रेफरेंस पॉइंट, एक होती है वो किस डायरेक्शन में खड़े हैं। सिमिलरली हम एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक एक कोई अंकल आए हैं आपके घर पे, तो आप उनको लेने जा रहे हो, ठीक है। आप उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ, तो आपको एक जगह बता रहे हैं, एक रेफरेंस बता रहे हैं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अब आपको वो रेफरेंस पॉइंट तो उन्होंने बता दिया, पर आप रेफरेंस पॉइंट के साथ उनके पास पहुंच जाओगे। जैसे उन्होंने बोला कि मैं कोई मार्केट है, मैं उस मार्केट में खड़ा हूँ, पर उसको उन अंकल को साथ में आपको बताना भी पड़ेगा कि मैं मार्केट के लेफ्ट साइड खड़ा हूँ या राइट साइड खड़ा हूँ, या किसी शॉप के पास खड़ा हूँ, है ना, जो लेफ्ट साइड या राइट साइड है। तो उनको एक डायरेक्शन भी बतानी पड़ रही है अपनी पोजीशन को बताने के लिए। सो ये होती है हमारी पोजीशन। पोजीशन को बताने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, और एक क्या चाहिए होती है, डायरेक्शन। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन, रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन एंड पोजीशन। क्लियर है? ये अब आपको आगे आगे समझ आएंगे। अभी आप जस्ट इनको एज अ डेफिनेशन आप लर्न करिएगा, ज्यादा मतलब, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मैग्नीट्यूड। मैं आपको इसके बाद अब एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, जो आपने पढ़ी होंगी, बट मैं आपको एक
थोड़े अच्छे वे से करवाती हूँ कि आपको अच्छे से पता लग जाए, क्योंकि आपने ये डिटेल में नहीं है आपके सिलेबस में, लाइक ठीक है, बट आपको फिर भी जैसे आपने आगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पढ़ना है, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। सो मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ, बट उससे पहले आपको एक वर्ड पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या होता है। आई थिंक आपने सुना होगा, बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड होती है वैल्यू किसी भी चीज की। क्या होता है मैग्नीट्यूड? किसी भी चीज की वैल्यू। वैल्यू मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे मैं किसी इंसान का वेट बताती हूँ कि उसका वेट है 50 kg, मैंने बता दिया कि इसका वेट है 50 kg, तो 50 kg वो क्या है? उसका मैग्नीट्यूड मैंने बता दिया। 50 kg एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैंने उसका मैग्नीट्यूड बता दिया। सपोज करो अगर आपका घर दूध आया है, सपोज करो आपका दूध है 2 लीटर दूध आया आपके घर में, तो वो 2 लीटर क्या हो जाता है? उस चीज की वैल्यू हो जाती है, उस चीज का मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करेंगे वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। अब फिजिक्स में आप कुछ वर्ड्स को बहुत सुनोगे, लाइक पोजीशन, फोर्स, टेम्परेचर, मास। पोजीशन क्या होती है भैया? मैंने आपको जो बताया, किसी भी चीज की पोजीशन, लाइक उसके लिए उसका रेफरेंस पॉइंट चाहिए और उस डायरेक्शन चाहिए होती है। फोर्स क्या होती है? पुल एंड पुश, पता होगा आपको। टेम्परेचर क्या होता है? कि किसी गर्मी और सर्दी बताता है टेम्परेचर। यही चीज हम पढ़ रहे हैं कि लाइक अभी आज जैसे यहाँ पे है 40 डिग्री टेम्परेचर लगा लो, 40 डिग्री सेल्सियस, तो कहीं पे 20 डिग्री सेल्सियस होएगा। सो वेरी करता है टेम्परेचर जगह के अकॉर्डिंगली। और मास होता है किसी चीज का भार। मास क्या होता है? किसी चीज का भार, ठीक है। सो अब इनमें आप देखिए, पोजीशन और जो फोर्स है, पोजीशन है और जो फोर्स है, ये दोनों डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं। वो डिपेंड ऑन डायरेक्शन, मैं आपको बताती हूँ कैसे। पोजीशन है, अभी हमने पढ़ा पोजीशन को, कि पोजीशन के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है और एक डायरेक्शन की जरूरत होती है। विदाउट डायरेक्शन हम किसी भी चीज की पोजीशन नहीं बता सकते। तो पोजीशन हो गई हमारी डायरेक्शन पे डिपेंड, ठीक है। फोर्स, अब फोर्स के एग्जांपल ले लेते हैं। फोर्स भी डायरेक्शन पे डिपेंड है। अब देखो कैसे। पहले एक चीज नोटिस करिएगा, पोजीशन, फोर्स, टेम्परेचर, मास, सबका एक ना एक मैग्नीट्यूड होते होता है। हर चीज की कोई ना कोई वैल्यू होती है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। पोजीशन की भी कोई वैल्यू होगी कि वो कहाँ खड़ा है। फोर्स की भी कोई वैल्यू होती है, कितनी न्यूटन होती है। टेम्परेचर भी 10 डिग्री, 50 डिग्री सेल्सियस। मास, किसी चीज का भार की भी कोई वैल्यू होती है। तो मैग्नीट्यूड तो हर चीज का ही होता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड को तो हम देखेंगे नहीं, हम पहले ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन इस चीज को पढ़ेंगे। पोजीशन की आपको मैंने बता दी कि डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट डायरेक्शन हमें पोजीशन का पता नहीं लगता। सेकंड है हमारे पास फोर्स। फोर्स के लिए भी डायरेक्शन की जरूरत होती है। वो कैसे? सपोज करो कोई दरवाजा है, ठीक है। फोर्स क्या होती है? पुल एंड पुश, ठीक है। दरवाजा है, आपको डोर ओपन करना है, लाइक डोर बाहर की तरफ खुल रहा है, डोर बाहर की तरफ खुल रहा है, पर अगर आप फोर्स अंदर की तरफ लगाओगे तो वो डोर खुलेगा? नहीं खुलेगा, क्योंकि डोर का क्या है? उसमें बाहर की तरफ खुलना है, इसलिए उसकी डायरेक्शन क्या है कि बाहर को आपको जोर लगाना पड़ेगा, ना कि उसको अंदर की तरफ जोर लगाना। तो एक डायरेक्शन की जरूरत पड़ी ना कि फोर्स को बताने के लिए, कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगाओगे तो फोर्स वैलिड है, नहीं तो फोर्स का कोई फायदा नहीं लगाने का, वो तो आपकी वेस्ट आ रही है ना। तो इसलिए फोर्स भी डायरेक्शन पे डिपेंड है। फोर्स भी डायरेक्शन पे डिपेंड है कि फोर्स भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगेगी तो सही है, नहीं तो उसका कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। अब आ गया हमारे पास टेम्परेचर एंड मास। टेम्परेचर एंड मास नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। वो कैसे? टेम्परेचर अब क्या है? टेम्परेचर का डायरेक्शन पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं है। किसी चीज का टेम्परेचर है, लाइक वाटर 100 डिग्री पे बॉयल होता है तो 0 डिग्री पे ठंडा होता है। अब ये तो नहीं आप डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो वो उल्टा हो जाएगा, है ना। तो टेम्परेचर में डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिमिलरली मास, किसी चीज का भार बताना है, उसमें भी डायरेक्शन की कोई वैल्यू नहीं। अगर हमें अपना ही भार बताना है कि आप 40 kg हो या 50 kg हो, तो आपको क्या बोलोगे कि अगर मेरे डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो मेरा भार चेंज हो जाएगा? नो। सो टेम्परेचर और मास भी जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते, और पोजिशन फोर्स डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं। The quantities with which we can associate a direction are called vector quantities। कहते हैं अब वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जो एसोसिएट कर सकते हैं, जिनको हम डायरेक्शन के साथ, जैसे हमारी क्या थी? पोजीशन एंड फोर्स। और स्केलर क्वांटिटी उसका उल्टा कर दो, जो कि डायरेक्शन पे नहीं डिपेंड, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है,
क्लियर है? अब आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी वेक्टर स्केलर क्वांटिटीज का डिफरेंशिएट करने में कि वेक्टर क्या होती है और स्केलर क्या होती है। वेक्टर वो होती है जिसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, स्केलर वो होती है जिसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो मैंने आपको बता दिया कैसे नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटीज मेजर्ड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वही आगे बात। मैग्नीट्यूड तो हर किसी का ही है, बट वेक्टर में दोनों चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। बट स्केलर में मेजर्ड बाय द मैग्नीट्यूड ओनली, ये किससे मेजर होएगा? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से, इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। नीचे एग्जांपल में दे दी वही पोजीशन एंड फोर्स, इधर मैंने दे दी टेम्परेचर एंड मास। क्लियर है ये सारा? आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब ये, ठीक है।